नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के नए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय होंगे और जल्द ही वो शपथ भी लेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए उनके बारे में जानते हैं। बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का 18वां राज्यपाल बनाया गया है। तो आइए नजर डालते हैं बंडारू दत्तात्रेय के राजनीतिक सफर पर। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि बंडारू दत्तात्रेय आखिर है कौन। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में 12 जून 1947 को बंडारू दत्तात्रेय का जन्म हुआ। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से बीएससी की डिग्री हासिल की। पूर्व केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय पहली बार 1991 में 10वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। साल 1998 में वो दूसरी बार चुनाव जीते और वाजपेयी सरकार में शहरी विकास मंत्री बनाए गए। इसके बाद 1999 में फिर से वो जीत हासिल कर संसद पहुंचे और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री बनाए गए। इसके बाद 2014 में वो अपनी सिकंदराबाद सीट से चुनाव जीते और मोदी सरकार में उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री बनाकर श्रम एवं रोजगार का स्वतंत्र प्रभार दिया गया। उसके बाद साल 2019 में बंडारू दत्तात्रेय ने हिमाचल के 27वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ली और अब बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। आपको बता दें कि बंडारू दत्तात्रेय जल्द हरियाणा के राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा के नए राज्यपाल बनने के मौके पर ट्वीट किया और उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि उनके उचित मार्गदर्शन से प्रदेश ज्यादा खुशहाल होगा और समृद्ध भी होगा। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से क्या कुछ ट्वीट किया गया, यह आपको यहां पर हम बता रहे हैं। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी ट्वीट कर नए राज्यपाल बनने पर बंडारू दत्तात्रेय को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि उनके लंबे राजनीतिक अनुभव का लाभ हरियाणा प्रदेश को जरूर मिलेगा। ये ट्वीट आपको यहां पर हम दिखा रहे हैं जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की ओर से ट्वीट किया गया। माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी को हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी विद्वता और लंबे राजनीतिक अनुभव का लाभ हरियाणा प्रदेश को जरूर मिलेगा। बाड़रा को नगर पालिका का दर्जा दिलाने और दादरी लघु सचिवालय की ग्रांट जारी करने के लिए बाड़रा वासियों ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आभार जताया। मंगलवार को बाढ़ड़ा से सैकड़ों गणमान्य लोग डिप्टी सीएम का धन्यवाद करने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे। इस मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को पगड़ी पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट करके उन्हें सम्मानित किया गया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विकास के मामले में बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बाढ़ड़ा को नगर पालिका का दर्जा मिलने से क्षेत्र की विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश की बेहतरीन आबकारी नीति के सकारात्मक परिणाम सबके सामने आ रहे हैं। साल 2021-22 की प्रथम तिमाही यानी कि अप्रैल से जून में जहां आबकारी विभाग से 1751.04 करोड़ रुपए का राजस्व आया है, वहीं पिछले साल इसी तिमाही के दौरान 1370.86 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए थे। ऐसे में करीब 28% की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि आबकारी एवं कराधान विभाग प्रदेश का राजस्व उत्पन्न करने वाला प्रमुख विभाग है। इसी साल जून महीने के दौरान विभाग ने 1004.70 करोड़ रुपए का संग्रह किया, जबकि पिछले साल जून के महीने में सिर्फ 586.32 करोड़ की वसूली की गई।
इस तरह पिछले साल की तुलना में इस साल के जून महीने में 71.36% की राजस्व में वृद्धि हुई। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला में कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी जोरदार पलटवार किया। मंगलवार को अंबाला में प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की आने वाली तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, जिसके लिए वो लगातार सभी जिलों के सीएमओ के साथ मीटिंग कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रहा। जितने भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ हमारी बार बार मीटिंगें हो रही हैं, सीएमओ के साथ, अधिकारियों के साथ। आज भी सारे सीएमओ के साथ हमारी मीटिंग है इसकी तैयारियों के लिए और हम पूरी तरह से तैयार हैं इसके लिए। वहीं फरीदाबाद में कोविड-19 के नकली सर्टिफिकेट देने के मामले पर अनिल विज ने कहा कि मामला संज्ञान में आते ही कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए थे और इसमें जो भी कर्मचारी शामिल है उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, किसी राष्ट्रीय चैनल ने किया था, तो हमारे सामने वो मामला आया कि कुछ कर्मचारियों ने फर्जी जो वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट बना के दिए, तो हमने उसी वक्त कहा था कि हम तो सख्त कार्रवाई करेंगे और जो लोग उसमें शामिल हैं हमने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। वहीं अनिल विज ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि देश की प्रगति, देश की क्षमता, देश की ताकत जब बढ़ती है, राहुल गांधी को तकलीफ होती है। देखिए, राहुल गांधी को देश की प्रगति, देश की ताकत, देश की क्षमता जब बढ़ती है बहुत तकलीफ होती है। राफेल की हर स्तर पर जांच हो चुकी है, उच्चतम न्यायालय तक ने इसमें क्लियरेंस दे रखी है। अब वो बार बार कोल्लू की तरह वहीं घूमते रहते हैं, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। जनता टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 4 में स्ट्रीट वेंडिंग जोन का उद्घाटन करने समेत 45 लाख रुपए की लागत से शहर की बी रोड्स पर स्टड्स लगाने और आपको बता दें कि थर्मोप्लास्टिक पेंट्स की लाइनिंग के कार्य का शिलान्यास किया। साथ ही कोरोना काल के दौरान शमशान घाट में आने वाले शवों का अंतिम संस्कार करने वाले सफाई मित्रों को सम्मानित किया। पंचकुला में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर सेक्टर 4 में स्ट्रीट वेंडिंग जोन का उद्घाटन किया। साथ ही 45 लाख रुपए की राशि से शहर की बी रोड्स पर स्टड्स लगाने और थर्मोप्लास्टिक पेंट्स की लाइनिंग के कार्य का शिलान्यास किया और कोविड-19 के दौरान शमशान घाट में आने वाले शवों का अंतिम संस्कार करने वाले सफाई मित्रों को भी सम्मानित किया, जिसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष ने दी। उन्होंने बताया कि वेडिंग जोन के स्थापित होने से वेंडर्स एक निश्चित स्थान पर सम्मान पूर्वक अपनी रोजी रोटी कमा पाएंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया, उनका जन्म दिवस है और आज ये जो वेंडिंग जोन जो है, ये जो वेंडिंग मार्केट है सेक्टर 4 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम से इस मार्केट की वेंडिंग जोन की शुरुआत हुई है। हमारी सरकार ने फैसला किया कि जो भी हमारे वेंडर्स हैं, जो रेडी फड़ी वाले हैं, उन सबको हम एक सम्मान का जीवन दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पंचकुला में 16 वेंडिंग जोन बनाए गए हैं
जिनमें 8 घग्गर के दूसरी ओर स्थित सेक्टरों में बनने हैं, जिनका कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा कि अब तक 8 वेंडिंग जोन सेक्टर 2, 4, 8, 10, 11, 12, 15 और 19 में स्थापित हो चुके हैं, जिसमें कुल 778 वेंडिंग साइट्स अलॉट की गई हैं। और वो अच्छे ढंग से अपनी रोजी रोटी कमाएं, उसके लिए पूरे पंचकूला में 16 वेंडिंग जोन बनने जा रहे हैं। 8 वेंडिंग जोन जो हैं वो इस एरिया के अंदर है, फेज 1 के अंदर। 8 वेंडिंग जोन जो हैं वो घग्गर पार्क के सेक्टरों के अंदर बनने वाले हैं। अभी तक जो यहाँ 8 जो वेंडिंग जोन हैं, चाहे वो सेक्टर 2 में, 4 में, 8 में, 10 में, 11 में, 12, 15 और 19, इनमें 778 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है, ताकि वो हर रोज अपनी रोजी रोटी सम्मान के साथ कमा सके। वहीं उन्होंने कहा, वेंडिंग सेक्टर के वेंडिंग जोन में कुल 102 साइट्स में से 74 साइट्स वेंडर्स को अलॉट कर दी गई और बाकी बची साइट्स को भी ड्रॉ के माध्यम से जल्द ही अलॉट किया जाएगा। आज जो सेक्टर 4 के अंदर है वो 102 जो साइट्स हैं वो उनको अलॉट की गई है और 102 साइट्स हैं और 74 लोगों को अभी तक अलॉटमेंट हुई है। तो इस दृष्टि से हम जल्दी ही जहां एक और एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चला रहे हैं, दूसरी तरफ ये प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग सड़कों पर बैठ करके गर्मी में, सर्दी में किसी भी प्रकार से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनको हम एक सम्मानपूर्ण जीवन दे सकें। इसके साथ ही ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके साथ ही 45 लाख रुपए की लागत से शहर की बी रोड्स पर स्टड्स लगाने और थर्मोप्लास्टिक पेंट्स की लाइनिंग के कार्य का शिलान्यास किया। जो सड़कों के ऊपर स्टड्स हैं और थर्मोप्लास्टिक पेंट है, उसके द्वारा जो लाइनिंग की जानी है, जो हमारी बी रोड्स हैं, उन बी रोड्स के ऊपर लगभग 45 लाख रुपए की लागत से उसका टेंडर हुआ है। उस काम की भी आज शुरुआत की गई और हमारा जो प्रयास है, जो हमारा शुरू से ही हमारे मेयर कुलभूषण गोयल जी के नेतृत्व में नगर निगम पंचकूला हमेशा जनता को सुख और शांति देने के लिए, उनकी सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रयासरत है। वह इस मौके पर ज्ञानचंद गुप्ता ने कोविड-19 के दौरान शमशान घाट में आने वाले शवों का अंतिम संस्कार करने वाले सफाई मित्रों को सम्मानित किया। वह इस मौके पर उनके साथ नगर निगम महापौर कुलभूषण गोयल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं नई शिक्षा नीति को लेकर हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के चेयरमैन बीके कुठियाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति शिक्षण ढांचे में बड़े बदलाव करेगी। हरियाणा में नई शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आज हुई है, जिसमें शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के उच्च शिक्षा परिषद के चेयरमैन बीके कुठियाला हैं। सर, सबसे पहले आपका जनता टीवी पर स्वागत है। आज आपकी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है सर, इस बैठक में क्या चर्चा की गई है? शिक्षा नीति जो है नई, उसको लागू करने को लेकर किन पहलुओं के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं सर? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें 5 विभागों का कार्य है। जो बच्चों को 3 साल के बच्चे से 6 साल तक के बच्चे की शिक्षा देनी है, उसका जिम्मा है महिला एवं बाल विकास विभाग को। तो वो उस विभाग की आज पार्टिसिपेशन थी। दूसरा है एलिमेंट्री स्कूल, तीसरा है सेकेंडरी स्कूल, चौथा है हायर एजुकेशन और फिर 5वां टेक्निकल एजुकेशन। तो इस प्रकार 5 विभागों के जो शीर्ष अधिकारी एसीएस और पीएस और उनके नीचे काम करने वाले और अन्य अधिकारी और 5 यूनिवर्सिटीज के लोग, वाइस चांसलर और डीन एकेडमिक और रजिस्ट्रार यहाँ पर आज की बैठक में उपस्थित थे
माननीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और बैठक का आयोजन हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने किया था। 2.5 घंटे की बैठक में 5 प्रस्तुतियां हुई और हर एक विभाग ने ये बताया कि आने वाले समय में अल्पकालीन, दीर्घकालीन और मध्यकालीन कार्य क्या करने वाले हैं। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हम अगले 2 साल में ये 1, 2, 3, 4 काम करने वाले हैं, अगले 4-5 साल में ये काम करने वाले हैं और 10-12 साल में ये काम होने वाले हैं। कुल मिला के ऐसा लगा कि जो शिक्षा नीति में टाइमलाइंस, जो समय तय किए गए हैं, हरियाणा राज्य उस तय समय से बहुत पहले अपने टारगेट्स को अचीव करने की स्थिति में है। अब किस तरह के आप बदलाव देखते हैं जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लागू हुई है उसमें, क्योंकि आपका तो सर बहुत लंबा अनुभव है, आप शिक्षक से लेकर आज इस पद तक है, आप यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर तक रहे, क्या आप समझते हैं कि ये जो बदलाव है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे समाज को परिवर्तन करने की एक कार्य योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कहा जा सकता है। पूरे सिर्फ शिक्षा का परिवर्तन नहीं होगा, इससे पूरा समाज बदलने वाला है। समाज की रूपरेखा और समाज, खासकर युवाओं का जीवन बदलने वाला है इससे। मगर शर्त यह है कि इसका क्रियान्वयन ठीक रूप से हो। क्रियान्वयन अगर ठीक रूप से हुआ, समय से हुआ, तो ये बहुत बड़ा एक योजना है देश को बदलने की। सर, जो पहले की शिक्षा नीति के साथ इस नई शिक्षा नीति 2020 की तुलना अगर आप करते हैं तो इसमें क्या फर्क देखते हैं, खासतौर पर किस तरह के बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, लगभग ऐसा कुछ लगता है कि 1980 से लेकर और 2010, 11, 12 तक कोई शिक्षा नीति नहीं थी। हर प्रांत अपने हिसाब से काम कर रहा था, हर विश्वविद्यालय अपने आप से काम कर रहा था, प्राइवेट स्कूल सिस्टम अपने हिसाब से काम कर रहा था। कुछ लोग पैसा कमाने का साधन इसको बनाए हुए थे और कुछ लोग शिक्षा दे रहे थे तो वो विदेशों के लिए लोगों को तैयार कर रहे थे। 4-5 साल के विमर्श के बाद, 5 साल पूरे भारत में जो एक दूसरे से बातचीत हुई और एक दूसरे से सलाह ली, पंचायत लेवल से ऊपर के लेवल तक जो सलाह ली, उससे ये शिक्षा नीति बनी है। और इस शिक्षा नीति, इसको ये कह सकते हैं, ये भारत केंद्रित शिक्षा नीति है। पहले हमारी शिक्षा नीति का बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो ब्रिटिश शिक्षा नीति जो भारत में बनाई थी उन्होंने, उस समय उससे प्रभावित थी। उसका जो अच्छी बात है, उस शिक्षा की जो अच्छी बातें हैं, उसको हम इस शिक्षा नीति में रखा हुआ है, परंतु उसको और आगे बढ़ाने का, जिससे नुकसान होने वाली बातें थी उनको निकाला गया और उसको आगे बढ़ाया गया। तो इस प्रकार से एक मुझे लगता है क्रांतिकारी परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से समाज में आने वाला है। अंतिम सवाल है मेरा सर आपसे कि जो ये शिक्षा नीति है, संस्कारी शिक्षा के ऊपर भी शिक्षा नीति में कुछ झलक है क्या कि संस्कारपूर्ण शिक्षा जो है वो महत्वपूर्ण है? इस शिक्षा नीति में 2 बातें बार बार कही गई हैं। एक तो ये कहा गया है कि ये भारत केंद्रित होनी चाहिए, अर्थात अपने देश की जो परंपराएं हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उन पर केंद्रित ये शिक्षा देनी चाहिए। दूसरा ये कहा गया है कि हमको मॉरल एजुकेशन और एथिक्स की एजुकेशन, उस पे जोर देना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे हैं तो एक इंजीनियर का अपना काम करते हुए क्या धर्म होना चाहिए, उसकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए, अपना टेक्निकल काम करने के साथ साथ उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी शिक्षा का भाग होना चाहिए और इसको संस्कारों के रूप में देना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के चेयरमैन बीके कुठियाला थे, जिन्होंने जो शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है उसके तमाम पहलुओं पर बात की है। साथ ही बीके कुठियाला ने यह कहा है कि जो हरियाणा है वो इस शिक्षा नीति का जो तय समय है उससे पहले लागू करने के लिए तैयार है और उसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।
चंडीगढ़ में राजस्व एवं सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल के साथ जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने स्वामित्व योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत एक हफ्ते में ड्रोन मैपिंग का काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि 15 सितंबर तक योजना का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जिसके बाद सभी स्टेक होल्डर को स्वामित्व योजना के सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। स्वामित्व जो योजना है, उस योजना का इस वक्त क्या स्टेटस है, उसमें विभाग जो वो कितना काम कर रहा है, सरकार उसमें किस तरह से आगे बढ़ रही है, इसके अलावा तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के राजस्व और सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल हैं। सर, स्वामित्व योजना जो है उसमें अभी क्या स्टेटस है, उसका जो काम जो आप कर रहे थे प्रदेश में कहाँ तक पहुँचे हैं? काफ़ी अच्छी प्रगति है उसमें। हर सप्ताह हम शनिवार को उसकी रिव्यू मीटिंग करते हैं। सभी डिप्टी कमिश्नर, अर्बन लोकल बॉडीज़ के अधिकारी, पंचायती राज अधिकारी, सारे हम इकट्ठे बैठ के मीटिंग करते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि जितने लाल डोरे हमने ड्रोन मैपिंग करने थे, वो पूरा का पूरा काम एक सप्ताह में पूरा हो जाएगा। सारे जो गांव हैं जिनके लाल डोरों का हमने ड्रोन मैपिंग करनी है, वो अगले हफ्ते पूरा हो जाएगा। और उसके बाद हमारा जो काम बचेगा वो वही होगा कि मैप्स बन के जो फीचर्स एक्सट्रैक्शन होनी है, और उसके बाद जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस होती हैं लोगों की, वो होनी है प्रक्रिया। और वो चल रही है, ये नहीं है कि अब नई शुरू होनी है, चल रही है। और हमारा ध्येय है, हमारा टारगेट है जो चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें दिया है, कोशिश करेंगे कि 15 सितंबर तक हम स्वामित्व योजना के अधीन अपना काम पूरा कर लें, ताकि सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं स्वामित्व के सर्टिफिकेट सबको मिल जाएं। इसके साथ साथ राजस्व विभाग की अगर हम बात करें तो राजस्व विभाग में जो ऑनलाइन आपने जो काम आगे बढ़े उसको लेकर तमाम फैसले वो किए हैं, लेकिन जिला स्तर पर कोई ऐसा आप कार्यालय बनाने जा रहे हैं क्या कि तमाम जो डिजिटलाइजेशन है और रेवेन्यू रिकॉर्ड का वो हो सके? मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम का भी बहुत तेज गति से हमारा काम चल रहा है, और उसमें 92-93% हमारे डॉक्यूमेंट जो हैं उनकी डिजिटाइजेशन हो चुकी है। और हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ 1.5 महीना और लगेगा। हमने पिछले रिव्यू में 2 महीने का टारगेट रखा था। सभी डिप्टी कमिश्नर इसके साथ जुड़े हुए हैं, पूरे मेहनत से काम हो रहा है, और हमारा काम ये पूरा हो जाएगा 1.5 महीने में। एक और चीज़ आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आपने स्वामित्व योजना की बात की, एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। मुख्यमंत्री जी ने उसका रिव्यू किया था, और हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी रिव्यू किया था। उप मुख्यमंत्री जी के रिव्यू के बाद एक हमने समिति बनाई है, जो हमारी कानूनन पेचीदगियों में कमी थी थोड़ी सी, उसको पूरा करने के लिए हम एक बिल ड्राफ्ट कर रहे हैं, जिसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन श्री RC विधान हैं, हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं, आप जानते हैं, डेवलपमेंट एंड पंचायत के। उसके सदस्य हैं हमारे डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज। और हम कानून बना रहे हैं लाल डोरे में। तो आप जानते हैं स्वामित्व योजना को, जो गांव हमारे शहरों में शामिल हो गए, उनके पुराने लाल डोरे जो थे वहां पंचायत ना होने करके कैसे करेंगे, उसके बारे में भी जो कानूनी प्रक्रिया है उसका भी हम निर्धारण कर लेंगे। तो ये जो सरपंच जिस तरह से जो मालिकाना हक कब्जा जिसके पास है उसमें स्वामित्व योजना में वो तस्दीक कर सकते हैं, लेकिन अब जो गांव शहर के साथ आ गए, निगम में या कॉरपोरेशन का हिस्सा बन गए हैं, उनमें फिर क्या रहेगा सर? उसके अधिकार किसके पास जाने की तैयारी आप कर रहे हैं? वही हमारा ये एक्सपेरिमेंट होगा, और इसमें ड्राफ्टिंग की जाएगी। आखिरकार तो जब कानून बनेगा तो विधानसभा इस पर बातचीत करती है, तब कानून बनता है। लेकिन एक ड्राफ्टिंग की कमेटी बना दी गई है, ताकि अगले सेशन में हम इसके बारे में एक बिल ला सकें। सर, आपने मॉडर्न रेवेन्यू जो रिकॉर्ड रूम की बात की, उसका क्या स्वरूप आप देखते हैं कि 92-93% उसमें काम भी आप कह रहे हैं कि हुआ है, क्या स्वरूप होगा? सभी जिला मुख्यालयों पर होगा क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम? जी, हर जिले के हेडक्वार्टर्स पर है, और इसका बहुत अच्छा होगा। आप जानते ही हैं, हरियाणा प्रदेश में पहले ही हम ये प्रावधान कर चुके हैं कि अगर कोई प्रिंट आउट ले ले हमारे पोर्टल से, तो वो वैलिड डॉक्यूमेंट है, लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट है। तो इसके लिए हमें हर चीज़ को डिजिटाइज करना बहुत जल्दी आवश्यक था, वो काम अब हम पूरा कर रहे हैं।
सहकारिता विभाग भी आप देखते हैं, सहकारिता विभाग में जो है वो किस तरीके के आप काम करें, खासतौर पर जो ग्रामीण जो आपकी पैक्स है उसको लेकर आपने क्या कोई नई योजना बनाई है? पैक्स के लिए बहुत अच्छी योजना मुख्यमंत्री जी ने और हमारे कॉर्पोरेशन मिनिस्टर साहब ने शुरू करवाई है हमारे से। हमारे 730 के करीब प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जिनमें से केवल 51 ही ऐसी हैं जो कि वाइबल हैं, जो कि प्रॉफिट बनाती हैं, बाकी अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि कंप्यूटराइजेशन नहीं हुई और जिन लोगों को लोन्स दिए जाते हैं उनकी रिकवरी और बाकी सब चीज़ें फॉलो अप नहीं होती थी। अब हम हर प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी की कंप्यूटराइजेशन करवा रहे हैं। हमने कंसल्टेंट लगाने के लिए निविदाएं भी बुला ली हैं और उसके ऑफर आ गए हैं। और इसके अलावा जो हार्डवेयर, कंप्यूटर, प्रिंटर, बाकी सब सुविधाएं चाहिए वो भी हमने खरीद के ऑर्डर दे दिए हैं। जल्दी ही वो भी पूरा कर लिया जाएगा। एक बार पैक्स की कंप्यूटराइजेशन हो गई तो हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। इसके बाद ही मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि 1.5 लाख की जगह 3 लाख तक का हर किसान को इसके बारे में धनराशि उपलब्ध कराई जा सके, वो भी हम पूरा कर पाएंगे। गन्ना किसानों की जो गन्ना किसान जो है उनकी बकाया पेमेंट को लेकर क्या इश्यू है इस वक्त, और कितनी पेमेंट आप बाकी है आपके पास रिकॉर्ड में, और कब तक कर दी जाएगी? इस साल हम बहुत इसके बारे में बहुत ध्यान रखा है हमने, और 315 करोड़ रुपए का ऋण हमने दिया है शुगर मिलों को सरकार की तरफ से, और 47 करोड़ के करीब सब्सिडी भी सरकार ने दी है। और हमारे कॉर्पोरेशन मिनिस्टर साहब ने इसका रिव्यू किया था तो एक टारगेट रखा था कि 10 जुलाई तक हर शुगर मिल हर किसान के बकाया जात की पेमेंट कर देगी, और हम उसकी तरफ दिन पहले ही हम पेमेंट कर लेंगे, शायद 10 से भी पहले। तो ये हमारे साथ एसीएस संजीव कौशल थे, जिन्होंने स्वामित्व योजना हो या फिर जो जिला स्तर पर डिजिटल रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए जो रूम बनाए जाने हैं, जो ऑफिस बनाए जाने हैं, उसके अलावा गन्ना किसानों की पेमेंट समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।